हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है जनन स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर के जो पूरा वीडियो है उसको बना दिया है। उसका लिंक ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो इसका सारांश है, वो आप जान जाएं, ताकि आप खुद भी कुछ ऑब्जेक्टिव का आंसर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या मानता है कि उसके अनुसार जनन स्वास्थ्य वह है जिसमें आप शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक सभी तरीके से स्वस्थ हैं, तभी आपका जनन स्वास्थ्य सही है। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुका है। परिवार कल्याण कार्यक्रम, जो पूर्व में परिवार नियोजन के नाम से जाना जाता था, की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी। आजकल यह जन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत ही ऐसा पहला देश है जो संपूर्ण पूरे देश में जन स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया था। साथ ही जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में ही हो चुकी थी। जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने की दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित एवं स्वच्छतापूर्ण यौन क्रियाओं एवं एचआईवी या एड्स सहित यौन संचारित रोगों के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। तो जनन स्वास्थ्य में सबसे पहला कदम क्या है? तो इसके लिए आवश्यक है कि जनन अंगों के बारे में किशोरावस्था में अच्छे से बतलाया जाए, उससे जुड़ी हुई जानकारी दी जाए, साथ ही सुरक्षित और स्वच्छतापूर्ण यौन क्रियाओं संचालित करने की जानकारी दी जाए। एचआईवी एवं एड्स सहित अन्य जो यौन संचारित रोग हैं उनके बारे में परामर्श दिया जाए तथा जागरूकता पैदा किया जाए। यौन संबंधित मामलों में यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक जनसंख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो जब से ये जागरूकता बढ़ा हुआ है, मतलब यौन मामलों में जब से हम लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं, जब से चिकित्सा सहायता अच्छे से प्राप्त हो रही है, तब से प्रसव के बाद मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर, यानी जो माता की मृत्यु दर होता है और शिशु मृत्यु दर होता है, उसमें काफी कमी आई है। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब मतलब 2000 मिलियन थी, जो कि 2000 ईस्वी में बढ़कर 6 अरब अर्थात 6000 मिलियन हो गई। सोचिए, लगभग 3 गुनी। कितने दिनों में? तो 100 सालों में, लगभग 100 पूरे 100 सालों में ये जो जनसंख्या थी वो 2000 मिलियन से 6000 मिलियन हो गई। यानी सोचिए कि कितना तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ थी, जो 2000 ईस्वी में बढ़कर 1 अरब हो गई। यानी जब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, जो 2000 ईस्वी तक बढ़कर कितनी हो गई? 1 अरब, यानी लगभग 100 करोड़, पूरा 100 करोड़ हो गई थी लगभग। और उसके बाद आज के समय में लगभग भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जनसंख्या दर है वो कितनी तेजी से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए अति लघु परिवार को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए कि जो परिवार हो वो अति सूक्ष्म हो, यानी छोटे छोटे परिवार होने चाहिए। प्राकृतिक विधि, हार्मोनल विधि, रोग विधि, रोध विधि, ये गर्भ निरोध विधि होना चाहिए। रासायनिक विधि, सर्जिकल विधि और साधनों को अपनाकर संतानोत्पत्ति को रोका जा सकता है। तो गर्भ निरोध के जितने भी उपाय हैं, जैसे कॉन्डोम होते हैं या फिर हार्मोनल विधियां होती है, रासायनिक विधियां होती है या फिर सर्जरी होती है, इसको अपना करके जो संतानोत्पत्ति की क्रिया है, यानी नए संतान लेने की जो जन लेने की जो क्रिया है, उनको स्लो किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले
गर्भ के समापन को सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कहते हैं। यानी अगर गर्भावस्था नहीं पूर्ण हुई हो, मतलब किसी मादा के शरीर में शिशु पल रहा है लेकिन उसके पूर्ण होने से पहले ही उसको चिकित्सकीय समापन यानी ऑपरेशन करके उसको नष्ट कर दिया जाए या किसी दवा द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाए तो उसे हम चिकित्सकीय समापन कहते हैं। एमनियोसेंटिटिस जांच द्वारा गर्भ या भ्रूण का स्वास्थ्य, लिंग या आनुवंशिक संरचना निर्धारित होता है। ठीक है, तो जो एमनियोसेंटिसिस जांच है उसके द्वारा क्या करते हैं, तो भ्रूण का स्वास्थ्य चेक किया जाता है या फिर लिंग चेक किया जाता है या फिर ये देखते हैं कि उनकी आनुवंशिक संरचना कैसी है, यानी उसमें कोई बीमारी तो नहीं है ना। यौन संबंधों द्वारा संचालित होने वाले रोगों या संक्रमणों को यौन संचारित रोग कहा जाता है। यानी वे सभी रोग जो यौन संचारित माध्यम से फैलते हैं यानी संभोग करने से फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहा जाता है। 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भ न हो पाने की स्थिति को बाध्यता कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 वर्ष तक कोई पति पत्नी आपस में संबंध बनाते हैं और सफलतापूर्वक बनाते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको संतान नहीं होता है, गर्भ नहीं ठहरता है, तो उस स्थिति को बाध्यता कहते हैं। बाध्यता के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है या फिर रोग जनित हो सकता है यानी रोग के कारण हो रहा हो, या फिर औषधिक प्रतिरक्षा हो सकता है या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। तो कई सारे कारण है, दवा कारण भी हो सकता है, जन्मजात कोई बीमारी होगी उससे भी हो सकता है, शारीरिक कोई कमी होगी उससे भी हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक मतलब दिमाग में कुछ ऐसे थॉट चल रहे होंगे यानी आपका दिमाग स्वस्थ नहीं होगा, उस स्थिति में भी ये बीमारी हो सकती है। बच्चा पैदा करने हेतु भ्रूण स्थानांतरण विधि एक आधुनिक तकनीक है जिसके द्वारा बच्चे को साधारणतः टेस्ट बेबी भी कहते हैं। यानी किसी स्थिति में क्या होता है कि किसी कपल को यानी पति पत्नी को बच्चे नहीं होते हैं तो उस स्थिति में भ्रूण स्थानांतरण हो जाता है। यानी एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करते हैं, अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें भी यह बच्चा डाला जा सकता है। मतलब क्या करते हैं, उसके लिए टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि भ्रूण पैदा करते हैं, उसको फिर ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो मैंने आपको समरी में ही बताया कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या थी, ये भी मैंने बताया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 35 करोड़। 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो 1980 में ये भी मैंने उसमें बताया था कितनी थी, 2 अरब। ठीक है, 2 अरब या फिर 2000 मिलियन। ठीक है, चौथा ऑब्जेक्टिव है कि 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या थी। यानी जब 2000 ईस्वी था उसमें पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो कितनी थी, तो अब मैंने आपको बताया था क्या हुआ था, 2 अरब की 3 गुनी हो गई थी, यानी कितनी थी, 6 अरब। देखिए आपको उससे कितना फायदा हो रहा है, आप अगर केवल समरी अच्छे से देखें हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन है संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं। यानी आप चाहते हैं कि संतानोत्पत्ति यानी संतान होने पे आपका नियंत्रण रहे, आप जब चाहे तभी बच्चा हो, नहीं चाहे तो नहीं हो, तो इसके लिए कौन से उपाय हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक विधियां, दूसरा है हार्मोनल विधियां, तीसरा है यांत्रिक विधियां और चौथा है ये सभी। तो आपको पता है कि क्या होता है, प्राकृतिक विधियां भी अपनाई जा सकती है, हार्मोनल विधियां भी अपनाई जा सकती है, साथ ही यांत्रिक विधियां भी अपनाई जा सकती है, ये भी मैंने समरी में बताया था। तो ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ये सभी, ये सही है। यानी ये तीनों विधियां उसके उपाय है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ये सभी। छठा प्रश्न है जनसंख्या अधिक होने से, बताना है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, दूसरा प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी, तीसरा जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और चौथा प्राकृतिक संपदाओं में वृद्धि होगी। आप खुद सोचिए, ज्यादा जब जनसंख्या हो जाएगी तो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ नहीं सकती है, उसके साथ ही जब ज्यादा लोग होंगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वैसे ही हॉस्पिटल में आजकल देखते हैं इतना ही जनसंख्या में क्या है कि इलाज कराने के लिए जगह नहीं मिलता है, दवाओं की कमी हो जाती है, तो ये भी गलत है। चौथा जो है प्राकृतिक संपदाओं में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए प्राकृतिक जो संपदा है, जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो मिनरल्स हैं, खनिज है, वो तो निश्चित है, तो उनमें तो वृद्धि नहीं होगी, यानी ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाएगी। चलिए, ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है इसमें से कौन यौन संचारित रोग है। यानी आपको बताना है कि कौन सा रोग है
जो यौन संचारित है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है एड्स, जिसे हम लोग HIV एड्स के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पता है ये तो यौन संचारित रोग ही है। दूसरा है गोनेरिया, तो गोनेरिया भी यौन संचारित रोग है, यानी ये भी संभोग द्वारा फैलता है। तीसरा है यूथेराइटिस, तो ये भी किससे फैलता है, ये भी यौन संचारित रोग ही है, मतलब सेक्सुअल क्रियाओं से ही फैलता है। तो ये तीनों तो फैलते हैं, इसका मतलब किसका ऑप्शन 4 हो जाएगा कि ये सभी, यानी ये सभी रोग हैं जो किससे फैलते हैं, तो यौन संचारित रोग हैं, यानी यौन संचारित रोग इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि यौन क्रियाओं द्वारा फैलते हैं। 8वां है एमनियोसेंटिटिस के जांच द्वारा किया जाता है। देखिए मैंने ये भी बताया था आपको समरी में। तो एमनियोसेंटिसिस के द्वारा क्या करते हैं, पहला है भ्रूण का स्वास्थ्य, दूसरा है लिंग, अनुवांशिक संरचना। तो मैंने बताया था कि क्या करते हैं, भ्रूण का स्वास्थ्य भी चेक किया जाता है, लिंग भी चेक करते हैं, यानी ये भी पता लगाते हैं कि वो नर है कि मादा है। तीसरा है कि अनुवांशिक संरचना का भी उससे अध्ययन किया जाता है, यानी ये तीनों कार्य किए जाते हैं। इसलिए उसका ऑप्शन क्या होगा, जो 4 ऑप्शन होगा, यानी ये सभी, ये हमारा सही आंसर है यही। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में प्रारंभिक भ्रूण का स्थानांतरण किसमें कराया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया होती है उसमें भ्रूण को, ये तो आपको पता है कि भ्रूण का स्थानांतरण होता है, लेकिन कहाँ पे करते हैं। पहला है फोलिपियन नलिका में, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय में, तीसरा है दोनों में, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो ये तो गलत है, क्योंकि 2 ही जगह तो स्थानांतरण कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। दूसरा आपको ये है दोनों में। अब आपको सोचना है क्या फोलिपियन ट्यूब में होता है या फिर गर्भाशय में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि चूंकि निषेचन यहाँ पे फोलिपियन ट्यूब में होता है, तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि फिर बच्चे का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। तो याद रखिएगा कि हमेशा भ्रूण का स्थानांतरण कहाँ पे करते हैं, फोलिपियन नलिका में करते हैं, यानी इसे हम लोग फोलिपियन ट्यूब कहते हैं या फिर अंडवाहिनी डिंब वाहिनी कहते हैं, उसमें ही करते हैं, गर्भाशय में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 10 पे, और ये है यौन संचारित रोगों की जांच किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो रोग हैं यौन संचारित रोग हैं उसका जांच किसके द्वारा करते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है DNA संकरण द्वारा, दूसरा पॉलीमरेज चेन प्रतिक्रिया द्वारा, तीसरा है एलिसा द्वारा, और चौथा है ये सभी। तो देखिए यौन संचारित रोगों के लिए DNA का संकरण भी करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी करते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे आप PCR के नाम से जानते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसके द्वारा भी करते हैं, एलिसा भी द्वारा करते हैं, इसे आप ऐसे लिखते हैं, एलिसा द्वारा भी किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी सभी के द्वारा यौन संचारित रोगों का जांच किया जाता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कोई शिकायत होगा उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।